नेपाल में जेनजी चुनाव जीत गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत विरोधी रैपर शाह नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? भारत को इससे क्या खतरा है, क्या फ़ायदा है, सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट यही है कि नेपाल में सच में क्या जेनजी चुनाव जीत गए हैं। दूसरा है रैपर शाह कौन है और क्या ये नए प्रधानमंत्री इनका बनना तय है। तीसरा है भारत को खतरा है कि फिर फायदा है। चौथा देखिए चीन के लिए कितनी ज़रूरी है नेपाल की सरकार। और पांचवा है कि क्यों भारत विरोधी ये जो पहले के प्रधानमंत्री थे ओली, वो हमेशा भारत विरोधी क्यों रहे। तो हमारे सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि क्या सच में नेपाल में जेनजी चुनाव जीत गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में आम चुनाव की जो मतगणना है, यानी जो रिजल्ट्स हैं, उनकी काउंटिंग जारी है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं 165 सीटों में से 150 यानी 150 सीटों के शुरुआती रुझान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी सबसे आगे चल रही है। आरएसपी ने अब तक 4 सीटें जीत ली है और 107 सीटों पर आगे है और अभी भी ये जो काउंटिंग है वो जारी है। और देखिए ये बन सकते हैं नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। बालेन शाह रैपर रह चुके हैं, फिर राजनीति में कदम रखा, इंजीनियर हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई जेनजी की कैसे जीत हो गई है। आपको पता होगा कि अभी 2025 के आखिर की ही बात है जब नेपाल में जेनजी प्रदर्शन देखा गया। लोग सामने आए, पूरा जितना भी युवा वर्ग था वो सड़कों पर आया। इन लोगों ने जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी उसका तख्ता पलट किया। और कहीं ना कहीं जो फोकस में रहे वो रहे रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह। महज 35 साल की उम्र है और वहाँ पर जेनजियों ने ये भी कहा कि हम इनको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। और अब देखिए इन्हीं की पार्टी सबसे आगे चल रही है। और जो इतने सालों से राज करते आ रहे थे केपी शर्मा ओली या इनकी जितनी भी पार्टियां हैं वो पीछे चल रही हैं। और इनकी पार्टी जो आरएसपी है वो अभी 2022 में बनी है, यानी एकदम नई पार्टी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई वो जो जेनजी प्रोटेस्ट हुई थी, केपी शर्मा का तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद जेनजी ने अपने मुद्दे उठाए। अब उन्हीं के बीच का एक नेता प्रधानमंत्री बनने वाला है। नेपाल के जेनजी विरोध के बाद सत्ता पलटी थी 2025 में, आपको याद होगा। भारत विरोधी केपी शर्मा ओली की सरकार थी और उसका तख्ता पलट हुआ, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। केपी ओली खुद बालेन शाह यानी इनसे जो कि महज 35 साल के हैं, बालेन शाह से लगभग 6000 वोटों से पीछे हैं। और जो ओली है जिनकी जो सीट है झापा 5, वो 2017 में भी जीत चुके हैं, 2022 में भी जीत चुके हैं। लेकिन इस बार केपी ओली के खिलाफ बालेन शाह उतरे उन्हीं की सीट से और वो 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए कितना परिवर्तन, ये जो जेनजी, जो ये जनरेशनल चेंज नेपाल में आ रहा है। और हमारा पड़ोसी, हमारे उससे भाई जैसे संबंध हैं। अब देखिए अब जैसे ही तख्ता पलट हुआ था तो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी सुशीला कार्की और उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही चुनाव कराएंगे और फिर वोटिंग के लिहाज से यानी डेमोक्रेसी के हिसाब से हम नया हमारा नेता चुनेंगे। अब इन सब जेनजी की मांगे क्या थी? करप्शन हो रहा था, बेरोजगारी, असमानता, इनइक्वालिटी थी, आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दे थे। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तख्ता पलट हुआ, अब इन्हीं के बीच का नेता प्रधानमंत्री बनने वाला है। चुनाव में 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। 5 मार्च को वोटिंग हुई थी। कुल वोटर हैं 1.89 करोड़ और बहुमत जो है वो है 138 सीटें। और इस वक्त ये जो बालेन शाह की पार्टी है वो बहुत आगे चल रही है। अगर नेपाल के बारे में कुछ बताती हूँ, इनके पास कुल सीटें जो पार्लियामेंट की सीटें वो तो 275 है। लेकिन होता यह है कि जो जनता है वो डायरेक्ट चुनाव 165 सीटों पर करती है। जो बाकी की 110 सीटें हैं उन पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रोपोर्शन के हिसाब से यानी परसेंटेज के हिसाब से अपने हिसाब से नेता नियुक्त करती है। तो बेसिकली जो जनता है उनको 165 सीटों पर अपना नेता चुनना है। अब देखिए साउथ एशिया में नेपाल तीसरा है जहां पर जेनजियों ने सरकार पलट दी। आपको याद होगा श्रीलंका में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, आपको याद होगा कोलंबो में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कैसे तख्ता पलट हुए, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई। तो ये जो जेनजी प्रदर्शन है ना उसका इफेक्ट अब दिखने लगा है। अगर मैं आपको नेपाल के अभी तक के नतीजे बताती हूँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जो कि बालेन शाह की है 107 पे बढ़त है, 4 जीत चुकी है। नेपाली कांग्रेस जो कि गगन थापा की पार्टी है
12 पे आगे है और जीत 1 पर गई है। सीपीएन यूएमएल जो गठबंधन है, केपी शर्मा ओली जिनकी पहले सरकार थी और जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो 11 पे बढ़त बनाए हुए हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी 9 पे बढ़त बनाई हुई और अन्य 7 पे बढ़त बनाए हैं। ये अभी तक का आंकड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ बालेन शाह के बारे में, जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, इंजीनियर रह चुके हैं, रैपर रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं काठमांडू से, डिसरप्टर रहे हैं और अब 35 की उम्र में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और लिटरली इनके जो गाने हैं, इनके जो रैप है, जो छत पे चढ़ चढ़ के इन्होंने रैप गाए हैं, वो पूरे नेपाल में सुने गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इनका जो गाने का, ये जो रैप का जो मेन फोकस होता था ना, वो यही होता था करप्शन। ये इतने टाइम से जो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, यानी कि ये जितने भी ये मठाधीश बैठे हुए थे, इन्होंने नेपाल को बर्बाद कर दिया था। ये जो इनहेरिटेंस चल रही थी पावर में, ये सब कुछ के ऊपर ये एक तरीके से रैप गाते थे, ये पोएट थे। और अब देखिए कि कैसे रैप गाते गाते इन्होंने मिलियंस लोगों के बीच एक तरीके से अपनी भूमिका बनाई और अब वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बालेन वॉज बॉर्न इन काठमांडू। काठमांडू में इनका जन्म होता है। 4 आपस में भाई बहन है और ये सबसे यंगेस्ट हैं। इनके पिता का नाम है राम नारायण शाह, जो कि एक गवर्नमेंट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है और उनकी अभी लास्ट दिसंबर में ही मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने की है और जो हमारा भारत का कर्नाटक का कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है भारत से। और आप देखिए कि एक शो आता था रॉ बार्स करके, नेपाल का सबसे ज़्यादा रैप बैटल स्टेज उसे कहा जाता था, उसको ये जीते थे। फिर ये एक तरीके से जनता के बीच में आए। अब जब ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, उस प्रोटेस्ट में 16,000 बार उन जेनजियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच का बालेन शाह जो है वो सत्ता संभाले। और देखिए, आपको पता है कि जो इंटरिम बनी, यानी कि जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी, वो हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की सुशीला कार्की। अब उन्होंने ही ये सारा चुनाव का प्रोसेस कराया और अब ये वोटिंग हुई। अब मैं आपको और थोड़ा सा बता देती हूँ भारत के पर्सपेक्ट में। बालेन शाह ने ये कहा था अपनी एक फेसबुक पोस्ट में, ये सितंबर 2025 की बात है, इन्होंने भारत को गाली दी, चाइना को गाली दी, अमेरिका को गाली दी और जितनी भी पार्टी हैं नेपाल में उन सबको गाली दी और बोला कि भैया असली सत्ता में हम हैं, यानी जेनजी है। और 2 महीने बाद देखिए कैसे उन्होंने अपने मेयर पोजीशन से रिज़ाइन दिया और ये चुनाव में उतर गए। उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, 1 मिलियन इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर तकरीबन 4 लाख एक्स पर भी बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है। अब देखिए, काठमांडू के मेयर बनने से पहले ये रैपर थे, बालेंद्र शाह नाम है, लेकिन लोग इनको बालेन के नाम से जानते हैं। जन्म 27 अप्रैल 1990, VNIT नागपुर भारत से पढ़ाई की, इनफैक्ट कर्नाटक के कॉलेज से भी ये पढ़े हैं। काले ब्लेज़र और काली जीन्स और काले चश्मे में प्रचार करते। मई 2022 में पहले ये मेयर का चुनाव जीते। भाई पहले वो थे रैपर, फिर ये 2022 में मेयर का चुनाव लड़ा और अब देखिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तब से ही ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले ये पहले हैं। ऐसा होता नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट लड़े और काठमांडू जैसा, यानी काठमांडू के मेयर की जो हैसियत होती है वो कई केंद्रीय मंत्री से भी अधिक होती है, तो उन्होंने ये जीत लिया। 2023 में टाइम मैगजीन के टॉप 100 प्रभावशाली सूची में इनको शामिल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी। तो मतलब ऑलरेडी ये ग्लोबली अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और देखिए कैसे, जब ये भारत के पर्सपेक्टिव में, हम क्यों कह रहे हैं कि भारत विरोधी है, भारत के पर्सपेक्टिव में इन्होंने ये कहा था क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म ने ये कह दिया था कि जो सीता माँ है वो भारत की बेटी है, जबकि ये कहते हैं कि भैया जो सीता का जन्म है वो तो नेपाल में हुआ था, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक ये चर्चा में आए थे जब इन्होंने ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा जारी करवा दिया था और उसमें ये बताया था कि ये जितने भी जो ये हमारे भारत के हिस्से हैं वो अखंड भारत का हिस्सा नहीं, वो हमारा यानी नेपाल का हिस्सा है। और आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारे कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट हो ही जाते हैं। अब देखिए इन सब से ये सामने आए तो भारत के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इन्होंने ऑलरेडी भारत विरोधी कई बातें कर दी है, पहले तो गाली ही दे दी है।
फिर दूसरा, इन्होंने भारतीय इलाकों को अपना बता दिया है। हालांकि एक और चीज़ है कि इन्होंने चीन के साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए पॉजिटिव बात हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से एक प्रोजेक्ट का नाम हटा दिया, चाइना लिंक दमाक इंडस्ट्रियल पार्क। अब ये जो प्रोजेक्ट था वो चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था। आपको पता है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री ओली हैं वो चीन के बेहद करीब थे, लेकिन ये जो बालेन शाह है इनको चीन से थोड़ी दिक्कत है। वो नहीं चाहते कि नेपाल में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़े, और चीन का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है, वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को बढ़ाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने कैंसिल किया अपने मैनिफेस्टो से, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके लिए खतरा था। तो ये देखा जा रहा है कि चीन के ये एकदम बहुत करीबी नहीं है। हालांकि अब देखिए जब ये सत्ता में आएंगे वो क्या करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि ना इनको चीन पसंद आ रहा है ना उनको भारत पसंद आ रहा है। ये एक नेशनलिस्ट सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि कैसे जो ये यूथ ड्रिवन शिफ्ट है वो नेपाल के लिए, नेपाल के रिस्पेक्ट में भारत के साथ और उसी रिस्पेक्ट में चीन के साथ कैसे प्ले आउट करता है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखिए, आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज़ हैं, हमारे कल्चरल रिश्ते हैं, हमारे जोग्राफिक टाइज़ है और हमारे ओपन बॉर्डर हैं। उधर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, उधर के बच्चे, उधर के जो लोग हैं वो यहाँ पे काम करने आते हैं। तो ओपन बॉर्डर है। टूरिज़्म के लिहाज से भी देखा जाए तो आपको कोई ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से वो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ तब से हमारे बॉर्डर्स पे थोड़ी सख्ती हो गई है। लेकिन अब बात तो ये है कि पिछले साल भी जो एक मुद्दा उठा था काला पानी का, लीपू लेक का, क्योंकि ये जो कुछ 3 हिस्से हैं जो कि उत्तराखंड में हैं वो नेपाल खुद का बताता है, और कहीं ना कहीं चीन भी इस पूरे मामले में इन्फ्लुएंस रखता है नेपाल पे, और इसलिए ओली को हम भारत विरोधी कहते थे। वो बेहद करीब थे चीन के। लेकिन अब ये क्या इन्हीं मुद्दों को आगे लेके जाएंगे? क्या ये चीन को रोकेंगे? क्या ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं? वो सब अब जब आएंगे और इनकी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। और आपको याद होगा फरवरी की बात है, चीन ने नेपाल को करीब $40 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। चीन क्या करता है? उसका तो प्रोपेगेंडा है कि जो भारत के पड़ोसी हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे वो नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इन सबको फंड करता है, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मेंटेन करता है। उसका जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको मजबूत करता है ताकि भारत पे वो एक तरीके से डोमिनेंस दिखा सके। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहाँ पर वो अपना दबाव बना सके और भारत को मॉनिटर कर सके। तो बेसिकली ये चीन का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर सत्ता में आने के बाद ये जो नए PM जो बनने वाले हैं बालेन शाह, इस पे कुछ भी करते हैं तो चीन को दिक्कत होगी। नई सरकार चीन के लिए नई चुनौती ला सकती है। 2015 अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जो पहले रह चुके हैं ओली, जिनका तख्ता पलट कराया गया, देखिए 2015 से उनकी और जो भारत के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं डिरेल हुए थे। कैसे? 2015 ब्लॉकेट के बाद राष्ट्रवादी राजनीति अपनाई थी, क्योंकि कुछ दावे किए गए थे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ब्लॉकेट भारत ने लगा दिया। हालांकि फिर क्लियर किया था भारत ने कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब से ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते आए हैं। चीन के साथ इनकी रणनीतिक नज़दीकी हुई तो ऑब्वियसली भारत को प्रॉब्लम होगी। सीमा विवाद और राजनीतिक बयानबाजी करते आए हैं। ये कहते हैं कि अयोध्या असली तो नेपाल में है, वो भारत में नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर भारत ने भी नेपाल को सुनाया है, नेपाल की सरकार को सुनाया है। अब मेन सवाल यही है कि ये जो नई सरकार बनती हुई दिख रही है वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।